हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फ्लूइड डायनामिक्स शुरू कर लिया था और उसमें हमने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था कि क्या होता है फ्लूइड डायनामिक्स, कैसे प्रकार के फ्लो होते हैं, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इरोटेशनल, रोटेशनल, विस्कस, नॉन विस्कस, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। ये सब फ्लोज के बारे में देखा कि क्या होता है। स्ट्रीमलाइन के बारे में देखा कि स्ट्रीमलाइन क्या होती है, कैसी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है वो। उस एक क्या होता है, लाइन और एक कर्व होती है जिससे मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो मेरे को वेलोसिटी शो करेगी। ये सब चीजों के बारे में हमने देखा, मतलब एकदम बेसिक वाला पोर्शन जो डायनामिक्स को आगे समझने के लिए जरूरी है, वो चीजें आपने पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में अपनी बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि कैसे बर्नौलीज इक्वेशन आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, 12th पार्ट है। इसके पहले हमने 11 पार्ट्स पढ़ लिया है। प्रीवियस वाले पार्ट में हमने फ्लूइड डायनामिक्स का स्टार्टिंग का बेसिक देखा था। अब हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो फ्लूइड डायनामिक्स का जो मेन बेसिस होता है कि हम उसको किस बेसिस पे पढ़ते हैं, तो वो क्या होती है, न्यूटन सेकंड लॉ होती है। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही बोलती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और जब हम डायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम फ्लूइड के मोशन की तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उसके कॉस की भी स्टडी करेंगे। मतलब कॉस किससे होगा, किसी फोर्स से होगा, तो उसकी भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक चीजें और देखेंगे बर्नौलीज पढ़ने से पहले कि क्या चीजें की जरूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट स्टार्टिंग की बेसिक चीज है कि बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ने से पहले हमारे लिए क्या चीज जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे होंगे। मगर आप अभी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारी चीजें कनेक्ट करके लेके चलूंगा ताकि आपको ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो कि पुरानी कोई भी चीज के कारण आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो देखते हैं। मोशन ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का मोशन होगा, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड पढ़ रहे हैं, इज गवर्न्ड बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी भी चीज का मोशन होता है तो वो कौन गवर्न करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ करती है। और हमारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, फ्लूइड का मोशन देखेंगे। विच स्टेट्स दैट, क्या बोलती है न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी मैटर इज इक्वल टू फोर्स ऑन दैट मैटर। मतलब किसी का भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। उसका टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेंज देखेंगे तो वेलोसिटी के साथ नीचे क्या आ जाएगी, टाइम की टर्म, और वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एक्सेलरेशन बन जाएंगे। तो F इजिकल टू एम ए हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। तो ये किसके लिए होती है, हर मैटर के लिए होती है कि कोई भी मैटर मोशन कर रहा है तो उसके लिए ये चीज लागू होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, तो हम फ्लूइड्स में न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो मैथमेटिकली क्या होती है, और ये क्या है, ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओरिजिनली आप देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट ऑन दैट डायरेक्शन, ये भी रहता है हमारे में, बट हम अभी डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे नहीं देख रहे। ठीक है, तो यदि हम देखें न्यूटन सेकंड लॉ क्या होती है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो वो क्या होती है, समिशन F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसके ऊपर साइन लगा हुआ है, इक्वल टू एम मास, और ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन, जो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों के ऊपर एरो लगे हुए हैं। ठीक है, अब यदि हम यहां पे ये जो फोर्स की बात करें ना, तो जब हम फ्लूइड के ऊपर एनालिसिस करेंगे ना, तो फ्लूइड में एक फोर्सेस नहीं होती है, बहुत सारी फोर्सेस होती है अंदर में। हमें सारी चीजें हम कंसीडर नहीं करेंगे, मगर जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें होती है। तो यदि ये समिशन, यहाँ पे जो F की टर्म होती है ना, वो सिर्फ F इजिकल टू एम ए नॉर्मल चीजों के लिए होता है। मगर जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में एनालिसिस करने लग जाएंगे, डायनामिक्स में देखने लग जाएंगे, तो वो समिशन F होता है। मतलब जितनी भी फोर्सेस होंगी वो सबका सम होगा मास इंटू एक्सेलरेशन से। अब हम समिशन F के बारे में देखें तो वो कौन कौन सी फोर्सेस का सम होता है, तो ये जितनी भी फोर्सेस आपको दिख रही है इन सब का वो क्या होता है, सम होता है। ये सारी फोर्सेस मिलके इसमें आती है, फिर वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फर्स्ट देखते हैं Fg, सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। Fg मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो ग्रेविटी के कारण वह आसान से बह सकता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करती है, इसी में आती है वो। एफपी मतलब प्रेशर फोर्स, कहीं पे हमें फ्लो कराना है, एक तरफ से हम प्रेशर बढ़ा दिए, अगले तरफ में प्रेशर कम है, तो फ्लो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, तो प्रेशर फोर्स भी इसी के अंदर रहती है। सेकंड एफवी हमारी क्या होती है, विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी क्या होती है, पानी की दो परतों के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, वाटर की लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड ज्यादा विस्कस है उसमें क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होगा। वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम रहती है तो उसकी मतलब वो क्या होता है, बहुत कम विस्कस फ्लूइड होता है वो।
एफसी होता है फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। वाटर कभी कभी कंप्रेस हो जाता है फ्लो होते होते, तो वो भी क्या होगा, उस फोर्सेस को भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। मतलब यदि ऐसा फ्लो करा रहे हैं हम कि आगे जाके डेंसिटी चेंज हो जा रही है वाटर की, तो वो फोर्सेस भी कंसीडर होती है। एफटी होती है फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। हमने टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ा है, क्या होता है, जिगजैग पैटर्न में फ्लो, मतलब कोई उसका डिसिप्लिन नहीं होता। एकदम स्मूथली कोई चीज फ्लो हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो। मगर एकदम कियोटिक मैनर में, जैसे रिवर्स का जो फ्लो होता है वो क्या होती है, इधर उधर से टकराती है एजेस से, तो उसका फ्लो क्या हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाती है उसकी पूरी लेयर। तो फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस ये भी चीज क्या होती है, इसमें कंसीडर होती है। और एफ एक माइनर फोर्सेस क्या होती हैं, कभी कभी फोर्स मतलब फ्लूइड के फ्लो में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कैसे, यदि कहीं पाइप बेंड है, कहीं पे नोजल आधी खुली है, कहीं पे हम फ्लो करा रहे हैं तो ऊपर नीचे है, पाइप का बेंड, ये सब क्या होता है, पूरे पाइप के फिटिंग के कारण भी लॉस होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एफ इजिकल टू एम में कंसिडर होती है। क्यों हम ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है, जब हम बर्नौलीज इक्वेशन में जाएंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि वहां पे क्या क्या चीजें एज्यूम करते हैं हम, उसी से हमें क्या समझ में आएगा कि एजम्पशन क्या रहता है बर्नौलीज इक्वेशन का। ये सारी फोर्सेस फ्लूइड के फ्लो में रहती है। अब हम यहां से देखेंगे, जब हम बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ ये दोनों फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स। जब हम एफए वाली इक्वेशन वहां पे लगाएंगे तो यहां से हमें समझ में आता है कि ओरिजिनल एजम्पशंस क्या है बर्नौलीज इक्वेशन के। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया अभी तक कि जो समीशन एफए होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, ये इक्वेशन किसके लिए है, फ्लूइड्स के लिए। और फ्लूइड्स में वो सारी फोर्सेस कंसीडर होती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फोर्सेस का सम होता है समीशन एफ इजिकल टू एम ए। ओके, ठीक है। यदि हम देखें वेयर, यदि हम एक एक का नाम देखें कि क्या होती है सारी फोर्सेस, तो Fg क्या होती है हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, बॉडी फोर्स भी बोलते हैं, मतलब उसकी खुद की बॉडी की फोर्स, और हम वेट भी बोल सकते हैं। वेट के कारण ही तो मतलब ग्रेविटेशनल के कारण ही तो वेट होता है किसी चीज में। यदि ग्रेविटी नहीं रहेगी तो किसी भी चीज का वेट कैसे रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। सेकंड एफपी हमारी क्या होती है, प्रेशर फोर्स, प्रेशर के कारण भी तो फ्लो होता है। एफवी विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी इफेक्ट के कारण भी, विस्कोसिटी भी क्या करती है, फ्लो के पैरामीटर्स को इफेक्ट करती है। एफसी फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, ऐसा फ्लो करा रहे हैं कि आगे जाके उसकी डेंसिटी क्या हो जा रही, चेंज हो जा रही, तो वो भी क्या करेगी, फ्लो में इफेक्ट करेगी। एफटी फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, पानी के केओटिक मैनर में बहने के कारण, जिगजैग पैटर्न में सारी लेयर मिक्स हो जा रही है, उसके कारण जो फोर्स पैदा होती है। और एफ माइनर फोर्सेस, ये किसके कारण होती है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बोल सकते हैं हम, और पाइप बेंड्स, बहुत सारी चीजों के कारण होती है। सरफेस टेंशन मतलब जनरली हमने पढ़ा है क्या होता है, फ्लूइड के जो फ्री सरफेस की जो एनर्जी रहती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये माइनर फोर्सेस को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मगर हम एकदम ओवरऑल एनालिसिस करें खतरनाक वाला, तो उसमें हमें सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। हमारे लिए ये इतना जरूरी नहीं है 11th लेवल में, बस यहां पे क्या जरूरी है आपके लिए जानना कि क्या क्या चीज रहती है उसमें। ठीक है, तो हमें समझ में आया एफ इजिकल टू एम में इतनी सारी चीजें रहती है, पूरी इतनी सारी इक्वेशन रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और ये सब चीजें आपको कोई भी बुक्स में नहीं मिलेगी, जो भी चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये चीजें आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स है उनमें ये सब कंसेप्ट नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, और बुक्स में वो छोड़ देता है, वो सीधा अपने कंक्लूजन में पहुंच जाता है, सीधा डेरिवेशन में पहुंच जाता है। तो यदि आप ये सब चीज जानेंगे तो आप कभी किसी चीज को भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसी कैसी फोर्स कंसिडर करते हैं तो उससे क्या क्या इक्वेशन बनती है। फर्स्ट केस हम देखते हैं, केस 1, इफ ऑल द फोर्सेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमने कितनी देखी, 6 फोर्सेस देखी, और यदि वो 6 फोर्सेस को मैं कंसिडर करके एनालिसिस कर रहा हूं तो उस टाइम में जो इक्वेशन बनती है ना, देन इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब सारी चीजों को मैं कंसीडर किया तो जो हमने अभी ऊपर में इक्वेशन देखी वही बन जाती है। मतलब यदि अब मैं सारी फोर्सेस को कंसीडर करूं तो मेरी न्यूटन्स की क्या बन जाएगी, सेकंड लॉ बन जाएगी किसी फ्लूइड के लिए। ये सारी फोर्सेस मैं यहां पे कंसीडर कर लिया तो न्यूटन सेकंड लॉ बन जाएगी मेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों का क्या है, प्रॉपर कनेक्शन है बर्नौलीज थ्योरम से, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नहीं होता तो हम क्यों इसके बारे में इतना देखते। ठीक है, केस 2 देखते हैं। माइनर फोर्सेस को यदि मैं 0 ले लिया, माइनर फोर्सेस को नहीं कंसीडर किया और किसी में कंसीडर नहीं करते हैं उसको, और एफसी को 0 लिया, सी मतलब फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। यदि कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो फोर्सेस हैं इन दोनों को मैं 0 ले लिया 6 में से, तो जितनी फोर्सेस बची उसके कारण जो इक्वेशन बनेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होती है हमारी, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जब मैं कंप्रेसिबिलिटी और एफसी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे देखते हैं
किसको किसको मैं जीरो कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया और माइनर फोर्सेस को भी मैं क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। कितनी चीजें बची, 1 2 3 4, ये 4 फोर्सेस में कंसीडर करूंगा तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस देखते हैं। केस 3 की यदि मैं बात करूं, माइनर फोर्सेस को तो मैं नेग्लेक्ट करूंगा ही करूंगा, एफसी फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को भी नेग्लेक्ट कर दिया और फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस एफटी को भी मैं क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो मेरी इक्वेशन जो बनेगी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन जो फ्लूइड्स के लिए रहेगी वो क्या बनती है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। यदि मैं इन तीनों चीजों को क्या कर दूं, हटा दूं, तो कितनी टर्म बची, 3 हट गई, 3 टर्म बची। तो कौन सी इक्वेशन बनती है मेरी, नेवियर स्टोक इक्वेशन। ठीक है, एक बार और इक्वेशन में देखते हैं कितनी चीजें बच रही है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में। एफ सी जीरो हो गया, एफ टी जीरो हो गया और एफ माइनर फोर्सेस भी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो सिर्फ क्या बचा, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स को यदि हम कंसीडर करें फ्लो में तो मेरी क्या बन जाएगी, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन बन जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 केस हमने देखा। केस 4 देखते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि केस 4 ही क्या होगा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। कैसे देखते हैं, यदि केस 4 माइनर फोर्सेस को तो हम जीरो ले ही रहे हैं, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के कारण भी फोर्स को जीरो ले लिए, टर्बुलेंस के कारण भी फोर्स को जीरो ले लिए और विस्कस फोर्सेस को भी जीरो ले लिए। इसका मतलब क्या हो गया, आइडियल फ्लूइड बन गया हो। तो क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बर्नौलिस इक्वेशन बनती है। पूरा जो यूलर्स मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन का एजम्पशन रहता है ना, वो बर्नौलिस के लिए लागू होता है और बर्नौलिस को हम डिराइव करने के लिए यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करते हैं। इसी से बर्नौलिस इक्वेशन बनती है, एनर्जी इक्वेशन बनती है और एनर्जी इक्वेशन फिर बन जाती है बर्नौलिस इक्वेशन। तो याद रखिएगा, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आइडियल फ्लूइड्स। ये वाली इक्वेशन किसके लिए होती है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए होती है। कौन सी, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि मैं ऊपर बात करूं किसकी, नेवियर स्टोक इक्वेशन के बारे में बात करूं, तो यहां पे ये जो थर्ड वाली जो है केस, इसमें क्या होता है, नेवियर स्टोक इक्वेशन किसके लिए रहती है, विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रियल फ्लूइड्स। ये क्या होती है, जब हम रियल फ्लूइड्स का एनालिसिस करेंगे ना, उसके लिए ये इक्वेशन बहुत काम आती है, क्योंकि यहां पे एफ वी जीरो नहीं हुआ है, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी वो चीज जीरो नहीं हुई है। तो नेवियर स्टोक इक्वेशन होती है रियल फ्लूइड्स के लिए। हम क्या करेंगे, यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे अपनी स्टडी में, तो हमारी पूरी एनालिसिस किसके लिए हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड्स के लिए हो जाएगा। आइडियल फ्लूइड्स मतलब जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, इनकंप्रेसिबल होता है। विस्कोसिटी जीरो होना मस्ट कंडीशन है उसके लिए, और यदि इनकंप्रेसिबल नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, मगर विस्कोसिटी जीरो होना उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। तो विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट रहती है आइडियल फ्लूइड्स के लिए। तो जब एफसी, एफटी और एफवी जीरो हो जाएगा, माइनर फोर्सेस को हम जीरो रखते ही हैं, तो हमारी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, जो किसके लिए होता है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए होता है। और बर्नौलिस इक्वेशन भी किसमें लगती है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए लगती है। ठीक है, तो एक बार इक्वेशन में देख लेते हैं, मतलब जब हम यूलर्स इक्वेशन देखेंगे तो हम वहां पे क्या क्या चीजों को कंसीडर करेंगे। तो क्या हो गया, माइनर फोर्सेस को तो हम जीरो लेते ही हैं, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी भी जीरो हो गई, सॉरी ये फोर्स ड्यू टू क्या है, टर्बुलेंस, कंप्रेसिबिलिटी भी जीरो, और विस्कस फोर्सेस को भी हम जीरो ले लिए। तो मेरा फ्लूइड क्या बन गया, आइडियल। इसको मैं कंसीडर कर लूंगा तो रियल फ्लूइड बन जाएगा। मतलब सिर्फ हम कितनी फोर्सेस कंसीडर करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्सेस। किसमें, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में। और यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्या देगी हमें, बर्नौलिस इक्वेशन देगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको बुक में नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, मतलब बर्नौलिस इक्वेशन जो होती है उसमें क्या क्या फोर्सेस कंसीडर होती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक प्रेशर फोर्सेस कंसीडर होती है। इन दोनों फोर्सेस को ही हम कंसीडर कर लिए ना तो हमारा निकल जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, एलिवेशन की एनर्जी हम लेंगे ही, पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करते ही हैं, मगर फोर्सेस ग्रेविटेशनल और प्रेशर फोर्स ही कंसीडर होती है किसमें, बर्नौलिस इक्वेशन में। तो यहां पे ये बताना हमारा मकसद था। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि क्या होती है न्यूटन सेकंड लॉ और कैसे हम उसको यूज करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आइडियल फ्लूइड्स, और इसी को हम क्या बोलेंगे, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन।
मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बर्नौलिस इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं। बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो पहले बर्नौलिस इक्वेशन का बर्नौलिस थ्योरम दे देता है कि बर्नौलिस थ्योरम क्या होता है, वो ये बता देगा आपको। बट हम क्या करेंगे, हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले प्रूव करते हैं बर्नौलिस इक्वेशन होती क्या है। हम पूरे एजम्पशन देख लेंगे, हमें पूरा पता चल जाएगा क्या मान के इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब हमको मैथमेटिकल इक्वेशन पता है तो आप कभी भी उसका थ्योरेटिकल चीज उसको बना सकते हैं। मगर आपको थ्योरेटिकल चीज पता है और आप मैथमेटिकल रिलेशन बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, अब बर्नौलिस इक्वेशन को प्रूव करेंगे हम कि क्या होती है, कैसे, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एजम्पशंस क्या क्या है यहां पे। मतलब हम क्या क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं। जब आप अभी तो आप कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो आप ऐसा एजम्पशंस लिखते नहीं है, बट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और कोई भी बड़े बड़े डेरिवेशंस करेंगे तो आपको वहां पे स्टार्टिंग में एजम्पशंस लिखने पड़ेंगे। और किसी भी चीज के लिए एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मान के वो डेरिवेशन प्रूव हो रहा है। हम आइडियल फ्लूइड्स के लिए क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड्स को पहले एकदम अच्छे से समझ जाएंगे ना, उनका बिहेवियर, मतलब क्या, जिनकी विस्कोसिटी जीरो। तो अब हम क्या कर पाएंगे, एक और टर्म को कंसिडर करके हम रियल फ्लूइड्स के ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो पढ़ाई ऐसी ही होती है, पहले हम आसान चीजों को समझते हैं, फिर उन आसान चीजों में तिगड़म लगा के हम मुश्किल चीजों को भी सीख जाते हैं। तो एजम्पशंस क्या क्या एजम्पशंस रहते हैं किसमें, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में। मतलब क्या होंगे ये एजम्पशंस, किसके लिए लागू होंगे, बर्नौलिस इक्वेशन के लिए भी लागू होंगे। हम अभी प्रूव करेंगे क्या होती है बर्नौलिस इक्वेशन। तो फर्स्ट एजम्पशन हमारा क्या होता है, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इसका मतलब क्या, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी। ये क्या है, एकदम नेसेसरी कंडीशन है आइडियल फ्लूइड के लिए कि उसकी विस्कोसिटी जीरो होना चाहिए। एक बार इनकंप्रेसिबल भी हुआ, कंप्रेसिबल भी हुआ तो भी चलेगा, मगर विस्कोसिटी जीरो नहीं हुई तो उसको हम आइडियल फ्लूइड नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा क्या, फर्स्ट एजम्पशन, किसमें, उसमें। ठीक है, और अच्छे से आपको याद रहे तो हम क्या करते हैं, नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या होता है, सेकंड एजम्पशन होता है हमारा स्टडी फ्लो। फ्लो कैसा हो रहा होगा, स्टडी हो रहा होगा। इसका मतलब टाइम के साथ उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर स्पेस में चेंज नहीं हो रही होगी। अब मैं ये बात बोलूंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में एकदम अच्छे से 3 तरीके से समझ चुके हैं कि क्या होता है स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। मतलब कि उसकी वैल्यू टाइम के साथ स्पेस में क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड मतलब थर्ड हमारा एजम्पशन क्या रहता है, फ्लो इज इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन। फ्लो क्या हो रहा होगा, स्ट्रीमलाइन के डायरेक्शन में हो रहा होगा। इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और हम प्रीवियस वीडियो में स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, हम पूरी चीज देख चुके हैं प्रीवियसली। तो ये 3 एजम्पशन जो है हमारे लिए क्या रहते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। हमें एजम्पशन समझ में आ गया, मतलब ये जो एजम्पशन होंगे ये बर्नौलिस इक्वेशन के लिए भी वैलिड होंगे। आइडियल फ्लूइड, स्टडी फ्लो और फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं प्रूफ करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, स्ट्रीम लाइंस लेंगे। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, एक स्ट्रीम ट्यूब ले रहा हूं। स्ट्रीम ट्यूब का मतलब होगा कि बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलके एक ट्यूब। स्ट्रीम लाइन हम जानते हैं, फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन में होता है। स्ट्रीम लाइन ऐसी होती है, एक इमेजिनरी लाइन और एक कर्व होता है, जिसके मैं किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाऊं तो मेरे को वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन जहां पास पास होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। स्ट्रीम लाइन जहां दूर दूर है, इसका मतलब क्या है, वहां पे वेलोसिटी कम है। ये सब चीज हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक स्ट्रीम ट्यूब ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी स्ट्रीम लाइन से मिलकर बनी होगी स्ट्रीम ट्यूब। मतलब हम क्या किए, बहुत सारी स्ट्रीम लाइन को लिए एक सेक्शन में और उसको हम पकड़ के क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। स्ट्रीम ट्यूब क्या होगी हमारी, इमेजिनरी ट्यूब होगी, एक प्रकार की इमेजिनरी ट्यूब है जो क्या बहुत सारी स्ट्रीम लाइन से बनी होगी। पूरी स्ट्रीम लाइन से क्या बनी हुई है, हमारी ट्यूब बनी हुई है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सेक्शन लेते हैं।
हम जनरली ऐसी एनालिसिस करते हैं, एक एक सेक्शन लेके उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे मैं एक लूंगा सेक्शन, ये मैं एक सेक्शन ले लेता हूं फ्लूइड का। इसके अंदर से क्या हो रहा है, पूरा फ्लो हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, पूरा फ्लो हो रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ क्या जा रहा है, पूरा फ्लो जा रहा है। स्ट्रीम लाइन है तो स्ट्रीम लाइन मतलब फ्लूइड इसका फ्लो ही हो रहा होगा, तभी हम उसमें बनाए। उसमें हम एक इमेजिनरी स्ट्रीम ट्यूब ले लिए और हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया फ्लूइड का। ओके, इस एलिमेंट की जो लेंथ है उस लेंथ को मैं मान लेता हूं ds। इस एलिमेंट की लेंथ को मैं बोल दिया ds। ओके, ये चीज हो गई। अब उसके बाद यहां से हम एंगल देखते हैं। तो यदि मैं यहां से ऐसा सरफेस ले लूं, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट एलिवेशन से कैसे एंगल पे होगा, एक थीटा एंगल पे होगा। मतलब यदि मैं इस एलिमेंट का एलिवेशन देखूं तो वो क्या होगा, थीटा एंगल पे होगा। ठीक है, हल्का सा आपको टेढ़ा लग रहा है बट वो क्या है, उसके अलोंग ही है वो पूरा। ठीक है, मतलब ये पूरा अलोंग है उसके। और सही बना देते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, एलिमेंट के अलोंग है। ओके, ठीक है। अब मैं इसका वेट देखूंगा कि ये जो एलिमेंट मैंने एज्यूम किया है वाटर का, मैंने क्या किया, एक हिस्सा को ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, एनालिसिस कर रहा हूं। पानी पूरा फ्लो हो रहा है स्ट्रीम ट्यूब के अंदर, एक हिस्सा पकड़ा और उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं। तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट का क्या होगा, एक वेट होगा जो क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, अब यदि यहां पे मैं नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल सेक्शन लू यहां से ऐसा, मतलब जब ये एलिमेंट का मैं नॉर्मल सरफेस लूं तो ये बीच वाला एंगल मेरा क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। ये क्या है, बेसिक मैकेनिक का रूल है। बेसिक मैकेनिक्स का रूल है ये हमारा कि जो एंगल का ये होता है वही एंगल क्या होता है, इसके नॉर्मल के साथ भी बनता है। इधर का एंगल भी यही बनता है, ये नॉर्मल रूल है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी W फोर्स। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो W फोर्स है, मतलब जो वेट है हमारा, इस एलिमेंट का वेट है, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बना रहे हैं, मतलब W cos थीटा। ओके, और यहां पे एक आएगा इसका इधर वाला एलिमेंट 90 डिग्री वाला, ये वाला एलिमेंट हमारा क्या होगा, W sin थीटा। ओके, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। तो ये क्या हो गया, हमने उसका दो कंपोनेंट ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहे वो वाला। ओके, तो ये क्या हो गया वेट के बारे में। मतलब हम अपना जब स्टार्टिंग में F = ma देखे थे तो वहां पे हमें क्या चीजें कंसीडर करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करना है और प्रेशर फोर्स कंसीडर करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रेशर फोर्सेस देखनी पड़ेगी। इसका मतलब जब ये जो स्ट्रीम लाइन के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहां पे यदि हम प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर किस तरफ ज्यादा होगा, नॉर्मली देख सकते हैं ऊपर से नीचे फ्लो कर रहे हैं तो ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा और नीचे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ऊपर से प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वो ऊंचाई पे है और नीचे प्रेशर कम होगा। तो यहां पे क्या होगा, इधर भी प्रेशर होगा और इधर भी प्रेशर होगा। मगर एलिमेंट में कैसा प्रेशर लगेगा, इधर तरफ से प्रेशर ऐसा लगेगा और इधर तरफ से ना एलिमेंट में प्रेशर ऐसा लगेगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर कम हो रहा है, यहां पे ज्यादा है। तो एलिमेंट में प्रेशर ऐसा लगेगा, मतलब यहां पे एक एलिमेंट में प्रेशर लगेगा, वो क्या होगा हमारा, और उस प्रेशर के कारण हम उस प्रेशर को फोर्स बना के ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, P dA। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहां पे हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या होगा, dA। तो यहां से यदि मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स = क्या हो जाएगी, प्रेशर इंटू dA। क्योंकि एलिमेंट छोटा लिए तो एरिया क्या हो जाएगा, उस छोटे एलिमेंट का एरिया। तो ये चीज हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आती है। तो यहां पे हमारी प्रेशर फोर्स भी कंसीडर हो गई एक तरफ की, इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ प्रेशर कम रहेगा तो वो और उससे अपोजिट भी लगेगा, और प्रेशर ज्यादा कहां रहेगा, इधर ज्यादा रहेगा। तो यहां से कैसे प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि फ्लो यहां से यहां हो रहा है तो इधर इस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा P + dP, जितना भी वो ज्यादा प्रेशर है यहां से, और dA। क्यों, क्योंकि यहां पे भी मेरे को प्रेशर फोर्स लेनी है। विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, P + dA, P + dP dA। ओके, तो अब हमने दोनों फोर्सेस कंसीडर कर ली। F = ma में जो हमने देखा था यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो दो फोर्स बच रही थी, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने ग्रेविटी का इफेक्ट ले लिया, प्रेशर का इफेक्ट ले लिया। प्रेशर इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, क्योंकि फ्लो यहां से यहां हो रहा है, और इधर का भी जो फ्लूइड रहेगा इस एलिमेंट में ऐसा प्रेशर लगाएगा, उसकी प्रेशर फोर्स ऐसे रहेगी, और इधर वाला एलिमेंट क्या करेगा, उसमें ऐसा प्रेशर लगाएगा। ओके,
तो डायग्राम हमारा पूरा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक साइन कन्वेंशंस भी देख लेते हैं कि कैसे। जब हम इस तरफ इधर वाली फोर्सेस को लेंगे तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और इस डायरेक्शन वाली फोर्सेस को हम लेंगे तो उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ताकि हम यहां पे क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे। हम दोनों तरफ की फोर्सेस को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जब हम उस तरफ वाली फोर्स लेंगे तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जब इस साइड वाली फोर्स को लेंगे, जैसे ये W sin थीटा, तो इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ओके, तो डायग्राम हमारा पूरा बन गया। अब हम करते हैं इसको इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व। तो एजम्पशन में रब कर दे रहा हूं, आपको एजम्पशन समझ में आया क्या क्या है? आइडल फ्लूइड है, स्टडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, तो अब मैं अपनी इक्वेशन बनाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ, जो क्या है, पूरा बेसिक्स है डायनेमिक्स का। समीशन F वेक्टर इज इक्वल टू M A वेक्टर। ओके, तो यही बेसिक है पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स का, तो मैं इसी को यूज करूंगा। अब यहां पे मैं कौन कौन सी फोर्सेस कंसीडर करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स। तो F P प्रेशर फोर्स प्लस F G। क्यों, अभी हमने देखा यूलर्स में क्या क्या चीजें कंसीडर होती है, इक्वल टू एम ए। ठीक है, अभी इसको पूरा नहीं लिखते, एम ए वेक्टर, ये दोनों फोर्सेस में क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स का वैल्यू लिखता हूं यहां से पूरा। प्रेशर फोर्स क्या होगी, दो फोर्सेस है, एक का डायरेक्शन उस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है। तो उस तरफ वाली चीजों को हम क्या लेंगे, ऐसे वाले को पॉजिटिव और इधर वाले को नेगेटिव। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं। मतलब ये देखिए, यहां पे साइन कन्वेंशन में लिखा है ऐसे वाले को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। इसको आप कैसे भी ले सकते हैं, अपोजिट भी ले सकते हैं, इक्वेशन वही बनेगी आपकी। तो सबसे पहले मैं उस साइड वाली फोर्स लूंगा जो इस एलिमेंट में ऐसे लग रही है, तो वो क्या हो जाएगा, P dA माइनस, हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस एलिमेंट के अबाउट क्या कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एलिमेंट की एक प्रकार से मैं इसी को मान लिया एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल है, तो हम उसकी फोर्स रिजॉल्व कर रहे हैं। इधर से PDA लग रहा है, माइनस ये होगी माइनस P प्लस DP DA। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने प्रेशर फोर्स कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करेंगे, FG को। तो उसकी कौन सी फोर्स लग रही है, W माइनस W साइन थीटा, क्या है, इस तरफ लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं, ये वाला एनालिसिस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अब हम कौन सी फोर्स देखेंगे, W साइन थीटा, और उसका साइन कैसे होगा, वो इस तरफ आ रही है, मतलब इस तरफ, तो नेगेटिव लिखेंगे। तो माइनस, और क्या है वो, W साइन थीटा। हो गया, इतनी फोर्सेस हमें क्या करनी है, कंसीडर करनी है, क्योंकि हम वर्टिकल फोर्सेस तो सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, F इजिकल टू एम में वैल्यू रख रहे हैं, और बस एक ही कंपोनेंट हम रखेंगे, कौन सा, W साइन थीटे का, जो क्या है, इनके अलोंग है। नीचे वाले कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे हम, इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यहां पे मास की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं मास के बारे में। सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बिल्कुल, ये चीज हम प्रीवियसली देख चुके हैं। तो मैं मास को यहां पे क्या लिख सकता हूं, मास को मैं लिख सकता हूं रो इंटू वी, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं वी। और एक और चीज, ये मास किसका है, इस छोटे से एलिमेंट का है। तो छोटे से एलिमेंट का मास है, तो हम वॉल्यूम उसकी क्या होगी, छोटी वॉल्यूम होगी, मतलब डीवी। तो इसका मतलब मैं अच्छे से लिखूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, रो डी वी, और डैश लगा देता हूं मैं। क्यों, क्योंकि मैं वेलोसिटी को यूज करूंगा ही, मेरी वेलोसिटी तो आएगी ही आएगी, तो इसलिए मैं वी डैश कर दे रहा हूं। तो यहां पे क्या बताएगा कि मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, वी डैश मतलब, तो रो वी होता है, और मैं यहां डीवी ले रहा हूं, क्योंकि छोटे से एलिमेंट का मैं वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूं। ओके, तो डीवी ले लिया हमने। अब इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं, रो, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या है, डीए, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमने क्या कंसीडर करी है, डीएस इंटू डीएस। तो ये क्या आ गया हमारा, मास, रो डीए डीएस। सिर्फ हमारी वैल्यू किसकी आ गई है, मास की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये वाला चीज क्या हो गई हमारे लिए, मास को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो अब इस मास की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे मास क्या हो गया, ओके, इसको हल्का सा हम रब करते हैं, यहां ऐसे लिखते हैं। ये डिराइव करना बहुत आसान है, आप बुक में देखेंगे ऐसे डिराइव करना बहुत आसान है। अब बुक का डेरिवेशन देखेंगे, आपको एकदम टेंशन हो जाएगा कि इतना सारा, मतलब उसमें टर्म लेता है और ये कितना इजीली बनता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा हमारा रो डीए और
dv डैश ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हम वॉल्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इनटू, तो मास हमने ले लिया। अब हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अभी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, थोड़ी देर बाद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो गया, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो गया, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है वो, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt। ये क्या हो गया हमारा, a की वैल्यू यहां पे जो हमने एक्सेलरेशन लिया है। ओके, ये चीज भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमने, यहां पे क्या है, बाहर में dA है, तो क्या आएगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, p dA, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस p, और ये जो dA है ये भी, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, p dAp और dp dA, ये dA दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस p dA, फिर ये माइनस माइनस क्या हो, ये माइनस हो गया, और ये भी क्या है, माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस dp, और ये dA का मल्टीप्लीकेशन dA हो गया। ओके, ये वाली टर्म W। अब हम क्या करेंगे, यहां पे W को पुट करेंगे। W देखते हैं क्या होता है, वेट होता है, ठीक है, यहां पे देखते हैं W क्या है हमारा, वेट, और वेट को हम क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है, F इजिकल टू ma लिखते हैं तो यहां पे एक्सेलरेशन आता है, वेट भी एक प्रकार की फोर्स है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल के कारण जनरेट होता है। ओके, अब यहां पे क्या हो जाएगा, W हमारा क्या हो जाएगा, mg। अब सेम यहां पे मैं मास को क्या लिख सकता हूं, रो इंटू वॉल्यूम या रो इंटू डी वी डैश, यहां पे आ जाएगा रो डी वी डैश और इंटू जी, ठीक है, ये वाली टर्म हो गई। अब फिर मैं dv डैश को क्या लिख सकता हूं, सेम वही जैसे मैंने यहां पे किया, रो da ds इंटू जी, ये आ गया हमारा किसका, वेट की वैल्यू, रो da ds इंटू जी। ओके, तो ये क्या निकल गया हमारा, वेट का भी एक्सप्रेशन निकल गया। अब इस वेट के एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो W की वैल्यू क्या आ गई मेरी, रो dA ds इंटू जी, ये क्या आ गया, और साथ में क्या था, W की वैल्यू है और साथ में इसके साथ क्या था, साइन थीटा। ओके, इस तरफ वाली टर्म हो गई, इक्वल टू क्या है यहां पे, dv dt है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये पूरी टर्म क्या थी हमारे साथ, यहां पे थी रो dA और dv था, यहां पे क्या है, ds है। ओके, तो यहां पे क्या आएगा, ds आएगा, v लिख दिया है हमने, क्योंकि ऊपर वाली टर्म क्या होगी, ds होगी, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं, रो ए ds, क्योंकि यहां पे क्या था, रो ए ds था, सेम वैसे W से आया, ds आ गया। ओके, तो ये वाला क्या बन गया हमारा, एक्सप्रेशन बन गया। अब हमने क्या करा, इस तरफ की वैल्यू रख दी, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ वाली वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिखते हैं रो da, और क्या था हमारा, ds, ठीक है, इंटू dv बाई dt। बस एक चीज और मैं क्या करूंगा, यहां पे ds और ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, किसी भी चीज से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ds बाई ds से क्या किया मैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन में, यहां से इससे, किसी भी चीज से कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो हम यहां तक पहुंच गए। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, ये वाले जो पोर्शन है इसको हम हल्का सा रब करते हैं, तो इस इक्वेशन का एक स्टेप और हम यहां पे सॉल्व करेंगे, बाकी आप नोट तो कर ही सकते होंगे पॉज करके कभी भी, ठीक है, तो ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ स्टेप्स में ही क्या हो जाएगा, ये इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे हम एक चीज क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट भी कर सकते हैं, ये pda और माइनस pda ये कैंसल आउट हो गया दोनों, और यहां पे बस हमारी क्या बची, इतनी वाली टर्म बची, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, क्या बचा है हमारे पास, माइनस dp da, ओके, और माइनस रो da, और कोई चीज यहां पे मल्टीप्लाई करनी है क्या, और एक चीज देख लेते हैं, ds दोनों में है, dp और da भी दोनों में है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से यहां पे लिखते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस dp da, और यहां पे क्या टर्म है, माइनस रो da माइनस रो da ds
डी ए डी एस इंटू जी साइन थीटा। ओके, और इधर पे क्या है, यहां पे हम क्या करेंगे, सेम वही वाली टर्म को फिर लिखेंगे, रो डी ए डीएस। ओके, अब ये जो डीएस डीएस मैंने मल्टीप्लाई किया था, अब मैं इसका यूज करूंगा। क्या करूंगा, एक डीएस को मैं डीवी के नीचे ले लूंगा और डीटी को इधर ले लूंगा। मतलब ये डीएस को मैं कहीं भी रख सकता हूं, तो मैं कैसे करूंगा, इंटू डीवी बाई, एक डीएस को मैं इसके नीचे ले लेता हूं, तभी तो मैं मल्टीप्लाई किया हूं, डीवी बाई डीएस। ओके, और इंटू डीटी को मैं यहां ले लेता हूं, डीएस बाई इसका डीटी मैं इसके नीचे ले लेता हूं, डीटी। ओके, अब यहां से हम एक और चीज देखेंगे, सबके पास डीए है यहां पे। कैसे, यहां भी डीए है, यहां भी डीए है, और इसके पास भी डीए। तो हम क्या करेंगे, ये सबको कैंसिल, डीए को पूरा क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, डीए 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 पूरा कैंसिल हो गया सब में से। ओके, और यहां पे ये डीएस और ये डीएस भी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहां पे डीएस बाई डीटी, डीएस बाई डीटी क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, हमारा वेलोसिटी होता है। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा v बन जाएगा। v मतलब क्या, वेलोसिटी, क्योंकि चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारा स्पीड। तो वो क्या बन जाएगा, ds बाई dt क्या होता है, हमारा v। जैसे dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है वैसी। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, फिर से लिखते हैं, माइनस dp, सिर्फ माइनस dp बचा है यहां पे, माइनस रो, da खत्म हो गया, ds इंटू जी साइन थीटा इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, सब खत्म हो गया, बस क्या है, रो है। ठीक है, इंटू डीवी है, और ये क्या बन गया, पूरा v बन गया, इंटू v। अब यहां पे क्या है, सब वेलोसिटी। तो इक्वेशन हमारी छोटी हो गई। ओके, तो ये ग्रीन वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, कुछ 2-3 स्टेप्स में ही क्या हो गई, छोटी हो गई सीधा। बस आपको समझना है और बहुत इजी है इसको समझना। ओके, तो वेट का भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वेट वाले को भी हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हम लिए। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हमारा मेन काम क्या है, यहां पे हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे। देखते हैं कैसे। ये एलिमेंट को मैं, यदि मैं एकदम यहां से ऐसे ले लूं, ये एलिमेंट को मैं यहां पे ऐसे निकाल लूं, ये कौन सा है, वही वाला एलिमेंट। और ये एलिमेंट क्या है, ऐसे सरफेस के साथ एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, मेरा थीटा है। ये जो एंगल है, इसके एक्सिस का ये एंगल है थीटा। ओके, लेंथ देखें तो ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये लेंथ क्या होगी, उसकी हाइट होगी। इसको मैं डेटा मान लेता हूं, ये उसकी हाइट। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, हाइट कंसीडर करूंगा। तो मैं इसको बोल देता हूं dz, उसकी छोटी सी उसकी हाइट। तो यहां से यदि मैं, और ये वाला डिस्टेंस क्या है मेरा, ds है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, ds है। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, साइन थीटा निकालूंगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब dz बाई ds। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, साइन थीटा की भी वैल्यू पुट कर सकता हूं dz और ds के टर्म में। ओके, तो चलिए पुट करेंगे अब। तो क्या हो जाएगा, माइनस dp माइनस रो ds इंटू जी, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं। अब वो क्या है, dz बाई ds इक्वल टू रो इंटू dv इंटू v। यहां से मैं देखूंगा तो फिर एक चीज कैंसिल हो जा रही है मेरी, ये ds और ये ds भी क्या हो जा रहा है, हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस dp माइनस रो g dz इक्वल टू रो dv v। ठीक है, इंटू डाल देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, रो dv इंटू v। तो अब बन गई मेरी एकदम स्मॉल सी इक्वेशन। अब हम क्या करूंगा, इस v को मैं आगे लिख सकता हूं। ठीक है, तो और अच्छे से लिख देते ताकि ये एकदम सही लगे। कैसे, रो इंटू v dv। अब सही दिख रहा है, v भी वेलोसिटी है और dv भी क्या है, वही है। ओके, तो हमारी क्या बन गई, यहां तक इक्वेशन हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहां से रो को कॉमन ले लेते हैं हम।
इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूं, रो को कॉमन निकाल लेता हूं, रो को मैं बाहर निकाल लिया। इसके पास है क्या, रो नहीं है, तो इसके पास क्या चले जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा, डीपी बाई रो। यहां पे था तो क्या हो जाएगा, जी डीजेड, ठीक है, इधर हो गया। और इधर पे क्या था, रो इंटू वी डीवी। अब यहां से क्या होगा, रो रो भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा यहां पे। तो इक्वेशन क्या बनी, माइनस डीपी बाई रो माइनस डीजेड और वे, ठीक है। और आगे इस इक्वेशन को लिखते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8-9 स्टेप आपको करने होंगे इसमें। डी पी बाई रो माइनस जी dz लगभग बनी गई अब अपनी बर्नौलीज इक्वेशन। और यहां पे जो टर्म थी इसको भी मैं क्या करता हूं, इक्वल टू के उस तरफ है तो मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगी, ये भी माइनस v dv और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या बन गई, हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन गई, मतलब हम एकदम क्लोज आ गए बर्नौलीज इक्वेशन के। अब माइनस dp बाई रो माइनस g dz माइनस डीपी, ओके, एकदम अच्छे से विजिबल है। याद रखिएगा ऊपर वाला प्रेशर है, नीचे वाला रो क्या है, डेंसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। अब ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, रब करते हैं। पॉज करके कभी भी नोट कर सकते होंगे। एक बार आप इस डेरिवेशन को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, मैं तो आपको अच्छे से बता ही रहा हूं, एक बार आप खुद से लिख के इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ऐसे डेरिवेशन, ठीक है। तो ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को यदि हम अच्छे से लिखें तो यही क्या होती है, ये जो हमारी इक्वेशन में, ठीक है, अभी तो माइनस के टर्म में, सब माइनस में, तो मैं क्या कर सकता हूं, सबको उधर ले जाता हूं, तो सब क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। मतलब कैसे इक्वेशन बन जाएगी, डी पी बाई रो, तीनों माइनस है, तीनों को उधर ले जाऊंगा, तीनों प्लस हो जाएंगे। डीपी बाई रो प्लस जी dz प्लस v dv इक्वल टू 0। अब जो ये हमारी इक्वेशन आई है ना, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यही जो हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को बोलते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, और याद रखिएगा एजम्पशन याद रखिएगा, ये इक्वेशन क्या एज्यूम करके बनी गई है, स्टडी फ्लो है, आइडियल फ्लूइड है, और फ्लो इज अलोंग दी स्ट्रीम लाइन है, मतलब स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो। तो डीपी बाई रो प्लस जी डीजेड प्लस वी डीवी 0, ये क्या आ गई, हमारी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग वंस, एक बार यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे बन जाएगी इक्वेशन हमारी, इंटीग्रेशन डीपी बाई रो प्लस इंटीग्रेशन जी डीजेड प्लस इंटीग्रेशन वी डीवी इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी, नीचे वाला रब कर देते हैं हम। तो एक बार यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, तो जो ये मेरी इक्वेशन बनी ना, इसी इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी इक्वेशन बोलूंगा, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, और 0। और एक और चीज, सॉरी, यहां पे इंटीग्रेट तो कर दी हम, मगर इंटीग्रेट करने के बाद ये 0 नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, यही इक्वेशन मेरी कौन सी इक्वेशन होती है, एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन। अब यूलर्स इक्वेशन समझ में आई, एनर्जी इक्वेशन समझ में आई। अब यदि यहां पे मैं एक एजम्पशन ले लूं कि मेरी डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब फ्लो क्या है, इनकंप्रेसिबल है, तो मेरी बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल। तो अब यदि यहां पे मैं मान लेता हूं, इफ flow is incompressible, फ्लो इनकंप्रेसिबल, इसका मतलब डेंसिटी क्या है मेरी,
कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगी मेरी, ये रो के आ जाएगा, ये जो डेंसिटी थी तो कांस्टेंट हो गई यहां पे, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, dp, और सिर्फ जब मैं इंटीग्रेशन dp करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ p आ जाएगा, और रो तो बाहर आ गया है, ठीक है, प्लस g और dz। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट रहता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, g बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dz का क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, प्लस फिर v dv है यहां पे, तो v का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, यहां पे इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो मेरी इक्वेशन आई, ये क्या आ गई, मेरी बर्नौलीज इक्वेशन आ गई यहां पे, ठीक है। और अच्छे से हम लिखना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहां पे g को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, या हम g का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। g को हम क्या करते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में g का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, p बाई रो g को हम क्या कर दे रहे हैं, पूरे सबसे डिवाइड कर दे रहे हैं, ओके, प्लस यहां पे g डिवाइड करूंगा तो g कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ z बचेगा। तो मैं इस टर्म को पहले लिखता हूं, इसको बाद में लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा वो v स्क्वायर बाई 2g, g से हम क्या कर रहे हैं, पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसके भी नीचे g आ जाएगा, यहां पे भी g आ गया, और इसका g कैंसल आउट हो गया, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस z इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मतलब क्या, जैसे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में लिख रहे थे a v इक्वल टू कांस्टेंट, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो यहां पे p1 बाई रो जी p1, और उधर कांस्टेंट वाली टर्म में क्या आएगी, p2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा बर्नौलीज इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हम पूरे फॉर्म में इसको लिखते हैं, जब हम किसी दो सेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो ये एनर्जी इक्वेशन वाला हम रब कर देते हैं। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन हम अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगी हमारी, दोनों तरफ से p1 बाई रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस z1। ये z1 क्या होता है, हाइट होता है हमारा, एक सेक्शन की हाइट दूसरे सेक्शन की हाइट, p2 बाई रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस z2। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ये हो गई ओरिजिनल हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमने क्या किया, बर्नौलीज इक्वेशन को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया यहां कि कैसे बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव होती है। बर्नौलीज इक्वेशन, तो हमने क्या कर लिया, बर्नौलीज इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, ओके। तो ऐसे होती है बर्नौलीज इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं एजम्पशन मान के, फिर उसके बाद यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एनर्जी इक्वेशन बनती है, और बर्नौली इक्वेशन लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड रहती है। तभी एनर्जी इक्वेशन में हम डेंसिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि फ्लो इनकंप्रेसिबल है, तो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन आती है। तो अब हम जो भी चीज पढ़ेंगे ना कि बर्नौली इक्वेशन बेस्ड रहती है एनर्जी कंजर्वेशन पे, तो हमें समझ में आ जाएगा क्योंकि हमारी एनर्जी इक्वेशन आई थी, ओके। तो ये क्या आ गई हमारी, बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। अब याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि क्या एजम्पशन लिए थे हम, तो एजम्पशंस क्या क्या है यहां पे, एजम्पशन हमने क्या क्या लिया था, यूलर्स इक्वेशन में ही पहले लिया था, सबसे पहले क्या, आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड। सेकंड क्या लिया था हमने, स्टडी फ्लो है, ठीक है। थर्ड हमने क्या लिया था, स्ट्रीमलाइन फ्लो, या हम बोले फ्लो इज अलोंग स्ट्रीमलाइन। फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन के अलोंग है। ये तब तो यूलर्स में हमने ले लिया था, और एक और हम इसको डिराइव करने के लिए क्या किए हैं, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो ये चार एजम्पशन आपको याद रखना जरूरी है कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या चीजें मान के होती है, तो ये चीजें मान के होती है, आइडियल, स्टडी, फ्लो इज अलोंग स्ट्रीमलाइन और इनकंप्रेसिबल फ्लो। इतना आप यदि पढ़ लिए तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत नहीं, ओके।
तो अब हमने क्या किया, बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में समझा। अब हम एक और चीज समझते हैं, हेड क्या होता है, क्योंकि यहां पे ये भी चीज क्या रहती है, कंसेप्ट रहता है। ओके, तो बर्नौलीज इक्वेशन हमने प्रूफ कर ली, एकदम अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आपको इसको कॉपी में लिख के बनाइए, आप कभी नहीं भूलेंगे और आपका ये चीज अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं, एक बार बर्नौलीज इक्वेशन को लिखते हैं। क्या आई हमारी, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1, ये मैं दो सेक्शन के लिए लिख रहा हूं, दो ही में ही लगा सकते हैं, इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये क्या हुई हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। अब यदि यहां पे मैं टर्म पे बात करूं, तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म होती है, ये फर्स्ट वाली टर्म को मैं क्या बोलता हूं, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड बोलते हैं इसको। मतलब इस पूरे टर्म की मैं वैल्यू निकालूं ना तो मीटर्स में आएगी वो। थोड़ा सा आपको पहली बार सुनने में अजीब लग रहा होगा कि प्रेशर और रो जी की वैल्यू मीटर में कैसे आ सकती है, प्रेशर मीटर में कैसा हो सकता है। ठीक है, देखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। मतलब सिर्फ मैं इसी की वैल्यू कैलकुलेट करूं ना, P1 बाई रो जी, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा है हाइड्रोस्टैटिक पढ़ते हुए, P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है। अब मैं P बाई रो जी कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, जो किसमें होगा, मीटर में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड बोलते हैं। ऐसी सारी वैल्यू की ना अपनी अपनी वैल्यू मीटर्स में आएगी। ओके, तो ये चीज हमें समझ में आई। यहाँ पे ये V1 स्क्वायर बाई 2G देखते हैं, तो ये जो V1 स्क्वायर वाली 2G टर्म होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड, और हम इसको बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी हेड, और हम इसको अभी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी हेड बोलते हैं। एक और टर्म जो Z है, ये Z को हम क्या बोलते हैं, ये तो मीटर में ही होगा, हाइट है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हेड। ठीक है, तो तीनों टर्म समझ में आए आपको, क्या क्या रहता है, इधर तरफ कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन लिखा हूं या तो मैं सीधा वैल्यू लिख के कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो ये तीनों टर्म आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं हेड क्या होता है। यदि मैं हेड के बारे में बात करूं, हेड के बारे में देखें, तो हेड होता है एनर्जी, एनर्जी बाई, किसी भी एनर्जी को हम उसके वेट से डिवाइड कर देंगे ना, एनर्जी को हम यदि वेट से डिवाइड कर देंगे ना तो हमारा हेड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे होगा, एग्जाम्पल इसका। सबसे पहले मैं देखता हूं, PE हेड लिखता हूं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हेड। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, PE डिवाइड बाई वेट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, mgh, ऐसे ही निकालते हैं। और वेट, वेट क्या होता है, mg। तो यहां से क्या क्या कैंसल आउट हो जा रहा है, मेरे को दिख रहा है, m कैंसल आउट हो गया, m g कैंसल आउट हो गया। मतलब क्या बचा, ओवरऑल सिर्फ h बचा। सिर्फ यहां पे क्या आया, h आया, पोटेंशियल हेड। और इसकी यूनिट कितनी आएगी, यूनिट किस में आएगी, मीटर्स में ही आएगी, जब हाइट हो गया हो तो ये क्या हो गया, देखो पोटेंशियल एनर्जी को उसके वेट से डिवाइड कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी हेड बन गया। तो हेड क्या होता है, एनर्जी बाय वेट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, काइनेटिक हेड। तो यहां पे मैं लिखूंगा KE हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड। तो मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी को उसके वेट से डिवाइड कर दूंगा। तो इसका मतलब कैसे, KE मतलब कितना होगा, 1/2 हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और वेट क्या होता है, mg। ओके, तो यहां से देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, m और m कैंसल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 1/2, g कहां था, नीचे में था, तो वो कहां जाएगा, नीचे में ही जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2g। तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर बाई 2g बनेगा। यही टर्म बन रही काइनेटिक हेड, काइनेटिक एनर्जी को मैं उसके वेट से डिवाइड कर दिया, देखिए v स्क्वायर बाई 2g बन रहा है। ओके, अब यदि और हम इसका यूनिट बैलेंस करें तो यूनिट देखते हैं।
वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मगर स्क्वायर है तो दोनों का मैं स्क्वायर ले लूंगा, ओके। इनटू जी की यूनिट ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उल्टा लिखा है तो मैं उल्टा लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है देखते हैं यहां से। तो सेकेंड स्क्वायर चले गया, सेकेंड स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये मीटर और इसका स्क्वायर चले गया, तो इवेंचुअली क्या आया हमारा? सिर्फ मीटर आया। मतलब इसकी भी यूनिट क्या आएगी? सिर्फ मीटर आएगा। मतलब ये भी क्या हुआ हमारा? काइनेटिक एनर्जी हेड हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए जानना क्या रहता है, जरूरी रहता है कि इसमें हेड क्या होता है। P बाई रो जी प्रेशर हेड, V1 स्क्वायर बाई 2G काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड बोलते हैं। Z हमारा क्या बोलते हैं? उसको पोटेंशियल एनर्जी हेड बोलते हैं, क्योंकि वो यहां से आता है mgh से। ओके, तो यहां तक हमने समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से देख सकते हैं क्या, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। अब हम रीड करेंगे ना बर्नौलीज थ्योरम, तो हमको एक बार में समझ में आएगा। इतना हम डेरिवेशन कर लिए, तो ऐसे पढ़ने में बहुत मजा आता है कि पहले आप डिराइव कर लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब आप थ्योरी देखिए, आपको एक सेकंड में समझ में आएगी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जानते हैं हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, हमने प्रूव किया एनर्जी इक्वेशन के बाद ही बर्नौलीज इक्वेशन निकली हमारी। एंड अप्लाइड टू आइडियल फ्लूइड्स, हमने देख लिया एजम्पशन क्या होता है, इन स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब समझ में आ रही है पूरी बात। स्टडी फ्लो तो ऑलरेडी हमने एजम्पशन लेके चला है, फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकंड, इट स्टेट्स दैट, अब वो क्या बोलता है उसका स्टेटमेंट देखते हैं हम। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड कंप्राइजिंग, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है, फ्लोइंग एक बहते हुए पानी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी, क्या क्या एनर्जी कंप्राइज करती? कंप्राइजिंग द एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लूइड प्रेशर, पी वाली टर्म हमने ली है, पी बाई रो जी, एक फ्लूइड प्रेशर से एसोसिएटेड रहती है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसके ग्रेविटी के कारण, वेट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी हमने देखा। ऑफ एलिवेशन, मतलब एक कोना ऊंचाई में रहेगा, एक नीचाई में रहेगा। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड मोशन, काइनेटिक एनर्जी मतलब v स्क्वायर बाई 2g वाली टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये तीनों का सम क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और फ्लूइड की काइनेमेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यही चीज अभी हमने प्रूव करी कि P बाई रो जी इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू Z इक्वल टू कांस्टेंट, तभी तो 1 और 2 वाली टर्म इधर उधर आ रही थी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है किसी भी फ्लो में। यही क्या है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। वो मैकेनिकल एनर्जी तीन चीजों से मिलकर बने रहती है, एक उसकी प्रेशर एनर्जी, एक उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के कारण। ओके, तो हमें क्या समझ में आया? थ्योरम समझ में आया कि क्या होता है। अब हम देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। यदि कोई फ्लूइड रेस्ट में हो गया तो इक्वेशन क्या रहेगी? ओके, देखते हैं, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ओके, अब यहां पे हम एक चीज एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब पाइप ना ऐसा टेढ़ा नहीं है। यदि ऐसा टेढ़ा रहा पाइप तो यहां पे क्या होगा? और ये मेरा रिफरेंस रहा मान लेते हैं, तो ये क्या है मेरा Z1 और ये वाली हाइट क्या रहेगी मेरी? Z2 रहेगी। यही Z1 और Z2, ये मेरा फर्स्ट सेक्शन और ये मेरा दूसरा सेक्शन। यदि मैं बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूं तो यहां पे मैं Z1 की हाइट डालूंगा और Z2 की हाइट, यहां का प्रेशर और यहां की वेलोसिटी, यहां का प्रेशर और यहां की वेलोसिटी, ऐसे लगाते हैं हम। तो हम यहां पे इस केस में क्या मान रहे हैं कि जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये ऐसा पाइप, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? Z2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा Z1। तो जब दोनों बराबर रहेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फ्लूइड रेस्ट में है और उसका जिस भी जगह में हम दो जगह बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं वो दोनों क्या है? सेम हाइट में। तो ये Z1 और Z2 बराबर हो जाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं हम। और फ्लूइड रेस्ट में है, तो फ्लूइड रेस्ट में है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये क्या हो गई? वेलोसिटी जीरो। ओके, Z को हमें यूज करना है, ठीक है, हम उसका डेटम नहीं मान, मतलब हम ये नहीं मान रहे कि वो हॉरिजॉन्टल है, Z को हम यूज करेंगे क्योंकि वो हमारा प्रेशर वाला फॉर्मूला बनेगा। ओके, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में भी है तो भी हम क्या ले रहे हैं? उसका Z ले रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा?
P1 by rho g प्लस Z1 इक्वल टू P2 by rho g प्लस Z2। ठीक है, इधर ले आता हूं मैं, तो P1 by rho g माइनस P2 by rho g, इसको मैं इस तरफ ले आया, और इक्वल टू यहां पे Z2 माइनस Z1। वैसे Z को हम कैंसल आउट कर देते जब वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में होता है, तो Z की वैल्यू हम क्या लेंगे, नहीं ले लेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब यहां से मैं देखूं तो यहां से क्या मेरी इक्वेशन बन जाएगी, P1 और P1 माइनस P2। ओके, सेम ही इक्वेशन बनेगी, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2। ठीक है, ये रोजी को मैं यहां से कॉमन निकाल के उधर दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, रोजी Z2 माइनस Z1। ये कैसे बन गई, हमारी हाइड्रोस्टैटिक वाली इक्वेशन बन गई कि प्रेशर डेप्थ के साथ कैसा वेरी करता है, वही चीज बन गई ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी, और इसको मैं क्या लिखता था वहां पे, बस मैं H के फॉर्म में लिखता था, H2 माइनस H1। क्या फर्क पड़ता है, H भी वही है, Z भी वही है, दोनों तो हाइट ही है। तो ये हमारी हाइड्रोस्टैटिक वाली इक्वेशन बन गई, जिसमें प्रेशर डेप्थ के साथ कैसा वेरी करता है वो इक्वेशन बन गई यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेस्ट के लिए, बट जनरली हम यहाँ पे यही चीज यूज नहीं करते, हम यही यूज करते हैं यहाँ। ओके, तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, रेस्ट के लिए भी हमने देख लिया। अब हम लिमिटेशंस देखते हैं कि क्या क्या चीज जरूरी है, और नोट पॉइंट देखते हैं। विजिबल है बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट मस्ट बी नोटेड दैट while applying the conservation of energy principle, that we assume that there is no loss of energy due to friction। ऑब्वियस ही बात है, हमने ये चीज एज्यूम करी है, बर्नौली इक्वेशन लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और हम उसी के मदद से ही बर्नौली इक्वेशन डिराइव किए। और हम क्या एज्यूम किए कि वहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन कहां होता है, पानी की परतों के बीच में होता है। इसका मतलब हमने आइडियल फ्लूइड पहले से एज्यूम किया गया है, जिसकी विस्कोसिटी 0 होगी। और लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन किसके कारण होता है, विस्कोसिटी के कारण ही होता है, क्योंकि पानी की परतों के बीच में क्या होगी, घर्षण होगी, फ्रिक्शन होगी, वही कारण होता है विस्कोसिटी का। हमने तो आइडियल फ्लूइड मान लिया बर्नौली इक्वेशन के लिए, तो हमारा लॉस तो हमने कंसीडर किया ही नहीं है। मगर रियल चीज में, जब भी हम रियल चीज में अप्लाई करेंगे तो लॉस तो होगा ही वहां पे, इसलिए हमने आइडियल फ्लूइड माना। तो ये चीज नोट करनी है कि हमने लॉस ऑफ एनर्जी को कंसीडर नहीं किया है यहां पे, इसलिए हमने आइडियल फ्लूइड माना है। बट इन फैक्ट व्हेन फ्लूइड फ्लोज, बट जब रियल लाइफ में फ्लूइड फ्लो होगा ना, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा ही उसमें, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फ्लूइड फ्लो, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस होती ही है। फ्रिक्शन मतलब उसकी परतों के बीच में भी हो सकता है, जिस पाइप में फ्लो कर रहा है उस पाइप के साथ भी वो फ्रिक्शन करेगा। हमने लेमिनार फ्लो का एक डायग्राम देखा था कि पाइप के पास वाला जो फ्लूइड होगा, पार्टिकल होंगे फ्लूइड की, उसकी वेलोसिटी कम होगी, बीच में जो फ्लूइड बह रहा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर नीचे वाले कोने में जो पाइप के पास की लेयर होगी उसकी भी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, जनरली व्हेन फ्लूइड फ्लोज इन डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर में जब फ्लूइड फ्लो करता है विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, दीज लेयर्स एग्जैक्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, यही होती है विस्कोसिटी हमारी। क्या बोल रहे हैं, जब फ्लूइड फ्लो होता है अलग अलग लेयर में और हर लेयर की अलग अलग वेलोसिटी होती है, तो ये लेयर्स क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्सर्ट करती है, मतलब विस्कोसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। वही चीज वो आखिरी में बोलती है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहां पे याद रखना कि हम लॉस ऑफ एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कर सकते हैं सेकंड टर्म के पास एक HL लिख देंगे ना, हेड लॉस को हम ले लेंगे, तो हम बर्नौलीज इक्वेशन में लॉस ऑफ एनर्जी को भी कंसीडर कर सकते हैं। बट हम तो आइडियल फ्लूइड माने, अपने जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब लिमिटेशंस देखते हैं कि क्या इसकी सीमाएं हैं बर्नौलीज थ्योरम की, कि कहां कहां हम उसको लगा सकते हैं। लिमिटेशंस मतलब उसकी सीमाएं, किसकी, बर्नौलीज थ्योरम की। फर्स्ट पॉइंट, बर्नौलीज इक्वेशन आइडियली अप्लाइज टू फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी और नॉन विस्कस फ्लूइड। पता है हमें, हम क्या ले रहे हैं, आइडियल फ्लूइड लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है विस्कोसिटी हम क्या मानते हैं, जीरो विस्कस फ्लूइड या नॉन विस्कस फ्लूइड हम लेते हैं। तो कहां अप्लाई होती है, आइडियली अप्लाई होती है ऐसे फ्लूइड में जिसकी विस्कोसिटी 0। सेकेंड पॉइंट, द फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। बिल्कुल, एनर्जी इक्वेशन के बाद हमने एक अपना एजम्पशन लिया, डेंसिटी कांस्टेंट है, तब हमारी बर्नौलीज इक्वेशन आई। तो फ्लूइड हमेशा क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। क्यों, एज द इलास्टिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड
इज ऑल्सो नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। इलास्टिक एनर्जी जो होती है फ्लूइड की उसको हमने कंसिडर नहीं किया है। एक इलास्टिक एनर्जी छोटे तौर पे सरफेस टेंशन भी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही क्या होता है, स्मूथ फ्लो, एकदम डिसिप्लिन फ्लो ऑफ लिक्विड में ही हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑफ ए फ्लूइड, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टडी। ऑब्वियसली बात है, हमने एजम्पशन देखा है स्टडी फ्लो के लिए बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज करते हैं, तो नॉन स्टडी और टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रहता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता। तो ये क्या है, तीन लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन आइडल फ्लूइड के लिए होता है, मतलब उस फ्लूइड में लगाएंगे जिसकी विस्कोसिटी 0 है। सेकेंड लिमिटेशन कि इनकंप्रेसिबल होना चाहिए फ्लूइड, कंप्रेस ना हो। थर्ड लिमिटेशन कि स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, नॉन स्टडी और टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम नहीं लगा सकते बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे इसी से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन हमने पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। कंसिडर टू हॉरिजॉन्टल पाइप्स, दो हॉरिजॉन्टल पाइप्स है ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, दोनों पाइप्स के डायमीटर क्या है, अलग है, मतलब चौड़ाई उनकी अलग है। विच आर कनेक्टेड टुगेदर, दोनों क्या है, एक साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, और दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसके मतलब ये है कनेक्टेड टुगेदर। एंड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दीज टू पाइप्स, और दोनों पाइप से क्या फ्लो हो रहा है, फ्लूइड जानना जरूरी, क्योंकि डेंसिटी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए। वाटर फ्लो हो रहा है दोनों के बीच से, ओके, flowing through these two pipes. In first pipe, the pressure is 3.0 into 10 to the power 4 Newton per meter square. पहले पाइप में प्रेशर दिया है, and speed of the water moving, speed of the water flowing is 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पानी जो पहले वाले पाइप में फ्लो कर रहा है उसका स्पीड और उसका प्रेशर दिया है। इफ डायमीटर ऑफ द पाइप्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब पहले वाले का 4 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 6 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, then what will be the speed and pressure of the water in second pipe। पहले पाइप का स्पीड और प्रेशर दिया है, दूसरे पाइप का निकालो बोल रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब हमें गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन बना सकते हैं ये वाला बर्नौलीज इक्वेशन लगा के, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यूज को लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, गिवन डाटा ना लिख के हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में ही सारी चीजें शो कर देंगे। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, जब आप गिवन डाटा नहीं लिखते हैं, तब आप एक हैबिट डालिएगा, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऐसा लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब आप गिवन डाटा नहीं लिखेंगे, डायग्राम में ही पूरी इंफॉर्मेशन शो कर देंगे, तब आप जरूर ऐसा मेंशन करिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे क्या होता है, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और जब भी क्वेश्चन शुरू करें, सीधा इक्वेशन से शुरू करने में मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, वो प्रेजेंट करने में वो चीज अच्छी नहीं रहती। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, दो पाइप्स दिए हुए हैं और दोनों क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, पाइप बनाते हैं, ये एक पाइप, ठीक है, और क्या है, डायमीटर पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पाइप, दोनों क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्ट कर दिए। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, ठीक है, पहले वाले पाइप में हमें वेलोसिटी दी गई है और प्रेशर भी दिया गया है, कितना, यहां की वेलोसिटी कितनी है, v1 बोल देता हूं मैं, क्योंकि ये पहले वाले पाइप में पूरी वेलोसिटी सेम है इस पूरे सेक्शन में, और वो कितनी दी है हमें, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और P1 भी दिया है, प्रेशर, प्रेशर कितना दिया है हमें, 3.0 दिया है। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 4, यूनिट तो हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है प्रेशर की। ठीक है, ये वाला पाइप क्या है हमारा, फर्स्ट वाला, और ये वाला पाइप कौन सा है हमारा, सेकेंड वाला। दोनों का हमें क्या दिया है, डायमीटर भी गिवन है। ठीक है, डायमीटर भी देख लेते हैं, इसका कितना डायमीटर दिया है हमें, 4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर हमें क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। ओके, यहां का हमें दूसरे वाले पाइप का, तो ये V1 और P1 बोला, मतलब ये इतने पूरे में उसकी वेलोसिटी और प्रेशर सेम होगा, जैसे ही वो यहां एंटर करेगा, यहां पे उसकी वेलोसिटी और प्रेशर से अलग हो जाएगा। तो हमें V2 निकालना है, कितना होगा, और P2 निकालना है यहां पे। ठीक है,
और हमें दिया है वाटर फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी कितनी है 10 टू द पावर 3, इसका मतलब 1000 ही है, और वाटर की जनरली 1000 ही रहती है, केजी पर मीटर क्यूब। ये चीज हमें गिवन है, तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे और ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी आपकी। और कुछ गिवन है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं दोनों पाइप का। क्यों? क्योंकि हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हम लगाएंगे। जब भी डायनेमिक्स के क्वेश्चन एकदम इंस्टेंटली बन जाते हैं बर्नौलीज और कंटिन्यूटी लगा के, जब भी डायनेमिक्स का क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ बर्नौली और कंटिन्यूटी लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन का आया तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मगर उसके एप्लीकेशन भी बर्नौलीज क्वेश्चन, बर्नौलीज इक्वेशन से ही बने रहते हैं, रिड्यूस हुए रहते हैं। ठीक है, तो A1 निकालते हैं हम, ये फर्स्ट वाले का एरिया निकालते हैं। A1 कितना हो जाएगा एरिया? सर्कुलर पाइप है तो पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई बाय 4 इंटू D1 किसमें है? सेंटीमीटर में, तो उसको हम क्या करेंगे? मीटर में रखेंगे। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो पाई बाय 4 और इसको हम पहले खोलते हैं। ठीक है, 4 4 से कितना हो जाएगा? 16 और इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। यहां से हमें दिख रहा है कैंसल आउट हो सकता है, 4 1 जा 4 4 जा 16, तो A1 कितना आ जाएगा? अभी मैं क्या कर रहा हूं, एकदम जब मेरे को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तभी मैं सॉल्व करूं, ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए। मतलब यहां पे कितना आ जाएगा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा? पहले वाले पाइप का एरिया आ गया। क्यों मैं ऐसा पाई के टर्म में लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को आगे जाके वो मदद करेगा। आगे जाके जब मैं रखूंगा तो ऑलरेडी जो चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी वो हो जाएंगी। दूसरे एरिया का, दूसरे पाइप का एरिया देखते हैं। A2 कितना? पाई बाय 4 इंटू D2 स्क्वायर। ये D1 और ये D2, ये हमारा D1 और ये है हमारा D2, तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू D2 कितना दिया है? 6 दिया है, तो 6 सेंटीमीटर है, तो इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर करने के लिए, और इसका स्क्वायर। देखते हैं, पाई बाय 4 इंटू 6 6 जा 36 इंटू 10 टू द पावर -4, -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब कितना हो जाता है? 4 9 जा हमारा हो जाएगा 36, तो 4 1 जा और ये 9 जा, तो कितना आ जाएगा यहाँ का एरिया? A2 कितना आ जाएगा? 9 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या आ गया हमारा? A2 भी आ गया। विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है, 9 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो A1 A2 हमारा निकल गया। ओके, अब हमें क्या करना है? वेलोसिटी निकालनी है V2। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर निकालने के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लगानी पड़ेगी और उसमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, तो हम पहले क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं अप्लाइंग शॉर्ट फॉर्म में लिखें कंटिन्यूटी इक्वेशन। हम क्या करेंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, जो क्या बोलती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ओके, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। A1 कितना आया है मेरा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू V1 मेरे को दिया है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5। ओके, इक्वल टू A2 कितना दिया है? A2 कितना निकाला हमने? 9 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू V2। यही क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या हो गया? ऐसे सॉल्व करने का आसानी क्या हुई? यहाँ पे सब चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, पाई खत्म, पाई गया। ठीक है, 10 टू द पावर -4 और यहाँ पे -2 कैसे लिखा? 10 टू द पावर, ये भी -4 होगा, 10 टू द पावर -4, यहां पे भी सही लिखा है, हाँ -4 ही होगा, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 खत्म हो गया, पाई पाई भी कैंसल आउट हो गया, 4 5 बचा और 9 बचा, तो 4 बाई 5 20 हो जाएगा और यहां पे 9, तो कितना आया? 4 इंटू 5 20 इंटू और इक्वल टू में क्या है? 9 इंटू V2। तो V2 कितना आ जाएगा मेरा? वेलोसिटी जो मेरे को निकालने बोला है 20/9। सॉल्व करूंगा तो 2.22, हाँ 2.22 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया? एक आंसर जो हमें वेलोसिटी निकालने बोला है, 2.22 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया एक आंसर।
ठीक है, एक चीज हमारी बन गई, हमने V2 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, P2 निकालना है। ठीक है, तो अब इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके, बिल्कुल पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको रब करता हूं। अब मैं लगाऊंगा बर्नौलीज इक्वेशन, क्योंकि मैंने V2 तो निकाल लिया, फर्स्ट आंसर हमने निकाल लिया। प्रेशर और वेलोसिटी निकालो दूसरे पाइप की, बोला है। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग, अब हम अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग शॉर्ट फॉर्म में बर्नौलीज इक्वेशन। और जब भी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं ना, हमें बताना पड़ता है कि हम कौन से सेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 कोई भी हो सकता है, दोनों जगह सेम है। तो यहां पे मैं एक ऐसे सेक्शन ले देता हूं, यहां और यहां पे, कोई भी दो जगह में मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे लगा रहा हूं, बल्कि सेम है। तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन, ऐसे लिखना पड़ता है हमेशा कि कौन से सेक्शन में आप लगा रहे हैं, बिटवीन 1 एंड 2, सेक्शन 1 एंड 2 में हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 2 में लगाते हैं, लिखते हैं। इक्वेशन क्या होती है, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ओके, डेटम दोनों का सेम है, दोनों सेम हाइट में है, दोनों का रेफरेंस सेम होगा। एक जगह से कहीं से भी मैं रेफरेंस लूं, नीचे जमीन से, तो दोनों सेम एलिवेशन पे, तो इसलिए Z1 Z2 यहां पे क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। Z1 Z2 की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम हाइट में, तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सीधा सीधे में फ्लो हो रहा है, इसलिए Z1 Z2 हट जाएगा। अब हमें P1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो हमें गिवन है। कितनी गिवन है क्वेश्चन में, प्रेशर हमारा P1 3 × 10⁴ हमें गिवन है। ठीक है, तो 3 × 10⁴ डिवाइड बाय रो, डेंसिटी कितनी है 1000 इंटू G 9.8 प्लस V1 हमें दिया है कितना 5 मीटर पर सेकेंड, और V1 स्क्वायर होता है इंटू 2 इंटू 9.8 2G होता है, प्लस Z1 तो ठीक है हट गया, P2 ही हमें निकालना है। ठीक है, डिवाइड बाई रो कितना है 1000 इंटू G 9.8, ठीक है, प्लस V2 स्क्वायर हमने निकाल लिया 2.22 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों प्लस में है, तो अभी हम क्या कर पाएंगे, कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरी 3.06। मैंने भी सॉल्व करके देखा है, आप भी सॉल्व करेंगे सेम ही आएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.27। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वल टू P2। ठीक है, 1000 इंटू 9.8 करूंगा तो 9800 आएगा। ठीक है, प्लस इसको मैं सॉल्व करूंगा 2.22 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2.9 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.251। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस, इसको इधर ले जाके माइनस, और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इधर वाला रब करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला। और ये आप नोट तो कर ही ले होंगे पॉज करके, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा पूरा। तो ये इसको भी अब हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, क्योंकि इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, और आप कभी भी पीछे करके पॉज करके कभी भी नोट कर सकते हैं। तो ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, एक साथ लिखते हैं, तो यहां पे मैं पूरा एक ही साथ लिख देता हूं बिना प्लस के, 0.36 प्लस 1.27 माइनस ये वाला इधर आ जाएगा 0.251। ठीक है, और ये पूरे के साथ क्या हो जाएगा, ये इंटू में चले जाएगा, इंटू 9800 इक्वल टू मेरा आ जाएगा P2। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा, P2 कितना आएगा मेरा, यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा प्रेशर आएगा 44893.8, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको मैं क्या बोलता हूं, पास्कल भी बोलता हूं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो अच्छे से लिखेंगे तो P2 कितना आ जाएगा हमारा 4.4 इंटू 4 है तो 1 2 3 4 इंटू 10⁴, बिल्कुल, इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा सेकेंड आंसर, सेकेंड वाले का आंसर, जो चीज हमें निकालने बोली थी, तो हमने सेकेंड चीज भी निकाल ली। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका, बन गया।
ओके तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बर्नौलीज के क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम बर्नौलीज इक्वेशन का क्या देखेंगे, डेरिवेशन मतलब एप्लीकेशन देखेंगे कि वो कैसे कैसे अप्लाई होता है, कहां कहां हम उसको यूज करते हैं, और बहुत सारे जो उसके ओरिफेस होता है और जो वेंचुरी मीटर होता है, ऑटोमाइजर रहता है, वो सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही और थैंक यू।